नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। आज जिसका टाइम है, जिसका दौर है, आंसर की बहुत सारे चैनल वाले ने दिए हैं, आप लोग मिलाए भी होंगे सारे कुछ। मैंने भी कल संस्कृत का अपलोड कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि संस्कृत पेपर फर्स्ट का कीजिए, कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी सराहना रही है। देखिए, सारा मेरी स्मृति पर है, मैं अपने दिमाग से बना करके इसको क्लियर किया हूं। तो आज संस्कृत ना दे करके पहले मैं हिंदी दे रहा हूं, उसके बाद फिर संस्कृत मिलेगा, फिर सीडीपी मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए, सारे आपको धीरे धीरे मैं आज से कल तक सारा आंसर की दे दूंगा। जिज्ञासा शांत कीजिए। वैसे फाइनल आंसर की आप लोग जानते हैं कि जनवरी की फर्स्ट वीक तक मैंने कल भी कहा था कि निश्चित तौर पर सीटेट दे देगा और 15 जनवरी जाते जाते आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बिना समय जाया किए आइए देखिए, अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा या समझा नहीं रहा हूं कि मैं पूरा इसको पढ़ूं। आप देख रहे हैं कि मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जाता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व नहीं है, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपने अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्य ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपने मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपने खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछा है, गद्यांश भी छोटा सा, पद्यांश भी छोटा सा, मॉडरेट किया। हमें तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा भाई। आप लोग की अगर थोड़ी सी तैयारी ढंग से हुई होती तो किन्हीं को ये हार्ड नहीं लगता। वैसे मैं जानता हूं कि सारे लोगों ने अच्छी तैयारी की, अच्छा नंबर अचीव करेंगे। चलिए यहां क्वेश्चन पर आता हूं। पहला कहता है भौतिक का मूल शब्द और प्रत्यय। आप समझ सकते हैं कि भौतिक में एक प्रत्यय लगता है। ऑप्शन को छोड़िए, पहले बाद में देखते हैं भौतिक में कौन सा प्रत्यय लगता है। एक भूत जोड़ एक हो जाता है भौतिक। क्यों हो जाता है? इसमें वृद्धि का आदेश होता है, हर्षु दीर्घु औ में परिणत हो जाता है। तो यहां पर भूत जोड़ एक 3 नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल सही आंसर है। आप क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, आप मिला लीजिएगा, आपके सेट के अनुसार से होगा। मेरे पास जो सेट है उस हिसाब से मैं चर्चा कर रहा हूं। तो भौतिक का मूल शब्द हो गया भूत जोड़ एक। अगले क्वेश्चन को देखिए, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है। ऊपर मैंने पढ़ा था, अभी विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर ये होगा ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को खोज करने की। मनुष्य को किसकी जरूरत है? तो ब्रह्मांडीय, लास्ट लाइन देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम हो और पोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोज करेगा तभी। क्लियर है आंसर? चूंकि गद्यांश से मुझे लाइन मिल गया इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्पष्ट है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड से विशेषण बना है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो अपने स्थान पर ऊर्जा ही है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा। अगले क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि आप लोग का समय ज्यादा लूंगा, तो आप कहिएगा सर बकवास किए जा रहे हैं, नहीं करना है। खामियां, आप जानते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द 4 प्रकार के शब्द हैं। तो खामियां विदेशज शब्द में आता है, जिसको हम आगत शब्दों के नाम से भी जानता है। जो विदेशी भाषाओं के शब्द से हमारी हिंदी भाषा में ली गई शब्द हैं उनको हम कहते हैं आगत या विदेशज शब्द। तो खामियां फारसी भाषा की शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ये आगत शब्द है। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आप जानते हैं कि समाविष्ट मतलब भी होता है, उसके अंदर समाहित, सन्निहित, समाहित, ये तीनों एक हैं। समायोजित नहीं होता है, समायोजित बाद में समायोजन करना होता है, किसी चीज को बाद में मिलाना होता है, उसके अंदर नहीं रह करके बाद में जिस चीज को मिला देते हैं कतई समायोजित कर दिया गया। ठीक है, अब ये भी चर्चा चल रही थी, स्कूलों में कई विद्यालयों को समायोजित कर दिया गया। समायोजित कर दिया क्या मतलब? एक जगह कम स्टूडेंट थे, दूसरी जगह अधिक स्टूडेंट थे, तो उन दोनों को बाद में ला करके एक जगह मिला दिया गया। ये हो गया समायोजित, यानी इन तीनों का अर्थ हो गया अंतर्निहित, जो तीनों में होता है। समानार्थी नहीं पूछ रहा था, हमारा निगेटिव आंसर था, तो समायोजित की ओर हम चलते हैं। आनंद मार्ग के अनुसार मस्तिष्क के स्तर में के परिवर्तन को क्या कहा गया है? तो ज्ञान योग कहा गया है। आनंद मार्ग के अनुसार मस्तिष्क के स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? ज्ञान योग कहा गया है। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। बिल्कुल सही जवाब है ये। बाकी सब आप गद्यांश पढ़ चुके हैं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका जवाब 3 नंबर एक्यूरेट है, आप देख रहे हैं। हाँ, मैं ऊपर की और क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए, मानसिक दुनिया से तात्पर्य है हमारा। तो मानसिक दुनिया से तात्पर्य है मन में उठने वाले भाव। मानसिक दुनिया से क्या है? तो मन में उठने वाले जो हमारे भाव हैं उसको कहा जाता है मानसिक दुनिया। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा?
अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास जब लोग करने लगे तो मानसिक कमियां दूर होने लगी। अब चलिए, ये गद्यांश के 9 क्वेश्चन थे। पद्यांश पर आ जाइए आप। पर छोटा सा है। जीवन अर्पण लिए हुए पता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा हंसता, कभी रोता, कभी गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम। बहुत अच्छी कविता थी, छोटी सी कविता है। कविता के अनुसार जीवन में क्या कहता है? आशा निराशा से घिरा हंसता, कभी रोता, कभी। तो सुख और दुख भाव से लेना होगा, डायरेक्ट लाइन नहीं मिलेगा आपको। मैं जहां तक देख रहा हूं इसमें, तो कविता के अनुसार जीवन में डैश सदा रहते हैं, तो सुख और दुख जीवन के दो किनारे हैं, इसका भाव ये कहता। और मैं जहां तक देख रहा हूं, वैसे ये मेरा अनुभव है, लेकिन मैं इतने भरोसे के साथ कहता हूं कि सीटेट इसको नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। एक आध क्वेश्चन कोई इधर उधर हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता कि एक्यूरेट मैं ही हूं, अंपायर का इशारा सर्वमान्य है, लेकिन मैं जहां तक चल रहा हूं, आंसर सुख दुख ही होगा, चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को। अब यहां इसके क्या कह रहा है? गतिमति न हो अवरुद्ध, कभी हंसता कभी रोता, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। यानी हमें कार्य करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समूह से भिन्न है। तो देखिए, इस समय विपरीतार्थक शब्द है, थोड़ा सा लॉजिक तो देना ही पड़ेगा भाई। डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं हम? आशा निराशा, पाना खोना, हंसना रोना, आप भी इसको बनाए होंगे। भिन्न भिन्न योजक चिन्ह लगाकर समानार्थी शब्द दिया गया, एक ही शब्द को पुनरुक्ति हो गया। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। तो देखिए, कभी खोना कभी पाना, इसमें भी समानार्थी लिया गया, मतलब विपरीतार्थक दिया गया है। कभी हंसना कभी रोना, रोना और हंसना विपरीतार्थक है। आशा और निराशा, यहां सबसे डिफरेंस क्या है? कभी सोना कभी रोना, निगेटिव आंसर चाहिए था तुमको। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है, तो कभी सोना कभी रोना। क्लियर है आपका आंसर? आगे देखिए, आठों याम, याम का अर्थ होता है पहर। आठों मतलब क्या होता है? 8 पहर के दिन और रात होते हैं, 4 पहर दिन में, 4 पहर रात में। याम भी यही होता है, याम का अर्थ ही प्रहर होता है। तो यहां पर में देख लीजिए 8 प्रहर दिया गया है, ये इसका आंसर हो गया आपका। जीवन कैसा है? तो आशा और निराशा से घिरा हुआ, ज्यादा डिस्कस नहीं करना हमें। आगे चलिए, शिक्षण भी है। और मेरे भाई, और संस्कृत का वीडियो मैं वैसे लैंग्वेज फर्स्ट का दे ही रहा हूं, इसमें डिफरेंस होगा। जिनका भी लैंग्वेज फर्स्ट है संस्कृत में, शिक्षण आप क्वेश्चन मिला के देख लो, एक ही है। जो हिंदी का क्वेश्चन वही संस्कृत का, लैंग्वेज सबका क्वेश्चन वही चीज है, सिर्फ लिखने की भाषा बदली गई है। अब आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन आ गया, लाइन आ गया, चलिए ठीक है। हाँ, 105 तक हम चल चुके थे, 105 तक हो चुका था, 106 से आइए। क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? प्रथम और, देखिए अब यहां क्यूमिन की अंतर्निर्भरता की परिकल्पना के अनुसार दिया है, तो प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। आप भी जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय भाषा में जो बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल है, जो बेसिक चीज होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। कोई एक भाषा सीखते हैं तब दूसरी भाषा का आधार कायम होता है। तो इसका 1 नंबर आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? तो भाषा और बोलियों का सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है, ये बात तो नहीं है। परिभाषा दोनों की अलग अलग होती है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया, परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती है। सिर्फ ऐसी ही बात नहीं है, मौखिक परंपरा का निर्वाह तो करती है, लेकिन बोलियों में भी कई लोग काव्य लिखे गए हैं। भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है, परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। ये एक्यूरेट एकदम आंसर है आपका, सही आंसर है। भाषाओं की अपनी लिपि होती, परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती, ये भी सही है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। जिस लिपि में जो भाषा लिखी जाती है, जिस बोली में लिखी जाती है, वही उसकी लिपि हो जाती है। वो भाषा में बोली भाषा होती है, उसकी अपनी लिपि होती है। तो इसका C नंबर बिल्कुल सही है। भाषा और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है, परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। आगे बढ़िए। बीरा 7 माह की शिशु है, अब वह कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित थे। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? आप पढ़े हुए हैं, 7 माह का बच्चा है भाई, वो क्या करेगा? बलबलाता है। उसको क्या कहते हैं हम? बलबलाना। इसका सीधा सा आंसर है, इसमें क्या डिस्कस करना। ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन आ रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुता सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता?
तो शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता। निगेटिव आंसर नहीं, पॉजिटिव आंसर हमको ढूंढना है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा के सामग्री के आधार पर पठन कौशल का आरंभ करने तक। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, ये नहीं होगा। शुरुआती पाठक छोटी छोटी तुलना बड़ी बड़ी इकाइयों में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थकता समानता सृजित कर पाती है, जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। ये सब तो बिल्कुल सही है। निगेटिव आंसर में यही जा रहा है, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है, जबकि अक्षर नहीं, अक्षर भी रुचिकर होती है। इसके 4 नंबर के साथ हम लोग चलेंगे। हो सकता है परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन नहीं होना चाहिए, यही देना चाहिए। उत्पादक कौशल आप जानते हैं, जिससे हमारे अंदर से निकलता है, तो भाई क्या करके हम लिख करके निकालते हैं, बोल करके बाहर अपने उत्पादक करते हैं। तो जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। क्लियर हो गया इसका 110 का 4 नंबर आंसर। ये तो रिनाउंड क्वेश्चन है, इस पर सोचना ही नहीं है। एक समुदाय विशेष के बोलने चालने का वह के तरीके में यह देखा गया कि 2 भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किसका उच्चारण है? तो इसका भाषाई जो परिवेश है उनका, अपना सामाजिक जो स्तर है उसका असर है, तो इसको हम कहेंगे सामाजिक भाषिक चर। आप 2 नंबर इसके साथ इसका चलिएगा, 2 नंबर के साथ एक्यूरेट आंसर एकदम। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो हुआ था, ऐसा आंसर है, कोई बदल नहीं सकता इसको। आगे देखिए, इसमें कहता है पाठ सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पाठ सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है, एकदम सही है। स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ सामग्री तो शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है, ये भी सही है। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, स्कीमिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। गलत, उल्टा दे दिया, 3 नंबर गलत है, एकदम 3 नंबर के साथ चलिए आप लोग, ये गलत है। यहां आ गया मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो आप जानते हैं कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद जो कहता है कि मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करें और उसके बाद अन्य भाषाओं को सिखाएं। तो सभी बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। एकदम एक्यूरेट आंसर है 2 नंबर। ज्यादा डिस्कस ये में नहीं करना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? तो अब यहां पर मैं देखिए, बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों? ये तो कोई तथ्य नहीं बनता। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, ये बात है सोचने लायक। अपने भाषिक परिवेश से सीखते हैं। भाषिक परिवेश की चर्चा की जा रही है कि भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की जा रही। तो भाषा अर्जन अपने भाषिक परिवेश में करता है। बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाती है, ये भी परिवेश के आधार पर है। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, ये भी सही है भाई, उसकी अवधारणा स्कीमा बन जाता है दिमाग में, आप जानते हैं। तो 1 नंबर इसका आंसर होगा। निगेटिव आंसर हमको देना था कि बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। समझदार है आप लोग, काफी देख रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों को अधिक देना, एकदम एब्सोल्युटली पहला बोलते ही हमको रट्टा मारना याद आ रहा है। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों को अधिक ध्यान देना। नियम देगा तो रट्टा मार विधि में चल जाएगा भाई मेरे। तो भाषा के प्रकार को देखना है, उसके बाद नियम की ओर आना है। नियम पर अधिक ध्यान नहीं देना है, हमारा तो नियम यही कहता है, एनईपी का, एनसीएफ का। तो इसलिए 1 नंबर इसका आंसर हो गया। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं, अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो निश्चित है कि जब बच्चा पूछने लगता है अपने परिवेश की घटनाओं, तो खोजबीन परक हो जाता है, क्योंकि कल्पनाशीलता नहीं होगी। सूचनात्मक कल्पनाशीलता आप जानते हैं, जब अपने मन में वो स्कीमा बनाकर उस पर थिंकिंग करने लगेंगे तब कल्पनाशीलता आती है। सूचनात्मकता, सूचना नियंत्रक, रेगुलेटरी, ये सब कुछ नहीं होना है, ये सब रॉन्ग है। यहां पर में आपका आ जाएगा खोजबीन परक।
अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने अपने विद्यालय में अपने विद्यार्थियों से कहा कि वो इस बात पर विमर्श करें कि उन्हें इसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाए। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वो क्या किस प्रकार सोच रहे थे या किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा अधिसंज्ञान का उदाहरण, अधिसंज्ञान इसका सीधा सा आंसर है। देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जीपीडी के समान है। इसको कहते हैं निवेश परिकल्पना। इसका आंसर हो गया निवेश परिकल्पना। इसको याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो अक्षरों, समझ के साथ पढ़ने के लिए अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करके समझ के साथ नहीं पढ़ सकता है। विषय वस्तु से आगे अनुमान लगाएगा, घटना विचारों का संयोजन आकलन करेगा, पढ़ी गई सामग्री मानसिक रूप से सारांशीकरण करेगा। ये सब समझ पर आधारित है। इसका 2 नंबर जो होगा वो कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। वियोजन, सामर्थ्य, विस्थापन, यादृच्छिकता, संरचना निर्भरता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की चर्चा की जा रही है। इसका 2 नंबर आंसर होगा। तो ये था आपका हिंदी का और लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत का भी शिक्षण। अगर आप मिला लें, वैसे मैं संस्कृत के शिक्षण लैंग्वेज फर्स्ट का एक वीडियो अलग से दे देता हूं, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। जिनका भी लैंग्वेज फर्स्ट होगा वो देख लीजिएगा। अभी के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।